नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, धन्यवाद बुलाने के लिए। सर, एक तरफ तो जो डर था एसआईआर का पूरे विपक्ष को, वो सच साबित होने जा रहा है। बिहार के बाद अब पूरे देश में एसआईआर की तैयारी कर रही है चुनाव आयोग और एक बड़ी बैठक 10 सितंबर को होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सुना है मलेशिया पहुंच गए हैं। वो वहां पर कर क्या रहे हैं सर? वो एक बड़े नेता है, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मुझको और आपको जानने का अधिकार है या नहीं? देखिए, राहुल गांधी के साथ मतलब उन्होंने काफ़ी मेहनत की पिछले महीने डेढ़ महीने से, जो बिहार में सड़कों की खाक छानी, धूल वहाँ की खाई, और वहाँ के लोग जो हैं वही किसान, गांव के मजदूर, तो उनके बीच में उनको भटकना पड़ा, एक एक जगह जाना पड़ा, एक एक यात्रा करनी पड़ी। तो निश्चित रूप से वो थक तो गए होंगे, गर्मी पड़ रही है, गर्मी का अभी मौसम है, उमस है भारत में। तो अच्छा है कि वो पिकनिक मनाने जैसा उनका शेड्यूल होता है, जब भी कुछ ऐसा होता है तो वो समय निकाल लेते हैं राहुल गांधी। लेकिन उनकी जो देखिए, अभी वोट चोरी का जब कर रहे थे भारत में, वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी, तो इतने क्रूशियल समय में जब भारत को, कई लोकतंत्र को वो बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, सो कॉल्ड उनके अनुसार वो भारत के लोकतंत्र को बचा रहे थे, भारत के, तब तक अचानक से वो चल पड़ते हैं और पहुंच जाते हैं मलेशिया छुट्टी मनाने। तो मलेशिया में जो छुट्टी मनाने के लिए जो जगह चुनी है इस बारी, वो बड़ी विचित्र है। सामान्य रूप से यूरोप होता है, थाईलैंड होता है, मतलब जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ये भी टूरिस्ट प्लेसेस स्थान ही है। लंकावी जो है उनका एक आइलैंड, बीच आइलैंड है, जहां पर लोग जाते हैं देश दुनिया भर से। लेकिन राहुल गांधी ने जिस जगह को चुना है वो बड़ी दृष्टि से, कई दृष्टि से देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। आखिरी बार हमने मलेशिया का भारत की मीडिया में अगर नाम सुना हो, अगर आपको ध्यान हो, कि जब पहलगाम हमला हुआ था और जब उसके बाद जब उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और उसका पूरा ट्रेल देखा गया, तो जांच एजेंसियों ने के सामने ये बात आई थी कि जिस आतंकवादी संगठन टीआरएफ, जो रेजिस्टेंस फ्रंट करके जो एक लश्कर ए तोयबा का एक विंग है, उसने जो है उसकी जो पूरा जो उसका ट्रेल था, जो मनी ट्रेल था, वो दो जगहों से जोड़ रहा था, एक पाकिस्तान और दूसरा मलेशिया। मलेशिया से भी उनको धन प्राप्त हुआ था। तो मलेशिया का कुछ संपर्क है, कुछ संबंध है भारत से। बिल्कुल मलेशिया ऐसा नहीं कि मैंने एक जगह चुनी, एक सुंदर सी जगह टूरिज्म के लिए, और वहां चला गया। दूसरी बात है कि मलेशिया एक और चीज के लिए जाना जाता है कि वहां पर भारत का जो एक मोस्ट वांटेड एब्सकॉन्डर है, जो एक आतंकवादी है या कहें कट्टरपंथी है, जाकिर नाइक, वो भी वहीं पे शरण लेके रहता है और वहां पे ही उसका स्थान है। तो वहां पर उस जगह को चुना, तो ऐसा नहीं है कि वो रैंडमली कोई एक जगह चुन ली गई है, ऐसा कुछ है। और जाकिर नाइक ने अभी इसी वर्ष, जैसा कि आप ये दिखा रही हैं, कि इसी वर्ष फरवरी में एक काफी बड़ी एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी वहां पर, जिसमें दुनिया भर के कट्टरपंथियों को, जो उनकी विचारधारा के, जो कश्मीर के नाम पर और गजा के नाम पर और अलग अलग क्षेत्रों के नाम पर जो एक रेडिकलिज्म फैलाने की कोशिश कर रहे हैं शांत देशों में, यूरोप में, तो उन सबको एक बुलाया गया था मौलवियों मुफ्तियों के नाम पर। नाम था इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। बेसिकली वो एक टेररिज्म कॉन्फ्रेंस थी, जो कि उस वक्त काफी चर्चा में भी थी। और इसके बाद ही जिस समय ये कॉन्फ्रेंस हुई, वहां के, अब होता क्या कि कई तरह की, किसी देश में कई तरह की शक्तियां काम कर रही होती हैं। एक तरफ तो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है जाकिर नाइक के नेतृत्व में, लेकिन उसकी इस सब का प्रभाव ये हुआ कि वहां पर लंकावी जो आइलैंड है, जहां पर ये राहुल गांधी अभी घूमने गए हैं, वहां पर टूरिज्म बहुत प्रभावित हुआ। क्योंकि भाई अगर वहां पे कहीं इस तरीके से बुर्के वाले या फिर मौलवी कट्टरपंथी जो इस तरीके से अगर जाकर घूमे फिरेंगे, तो ऑब्वियसली सामान्य रूप से समझा जा सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं उनके लिए एक असहज स्थिति होती है। तो वहां के पर्यटन मंत्री का एक बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई वहां पर लगातार इस तरीके के, एक तो मतलब ठीक है कीमतें बढ़ी हुई हैं वहां पर, एक समस्या वो समझ में आती है, लेकिन साथ साथ में उनकी एक चिंता थी कि वहां पर एक्सट्रीमिज्म, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, धार्मिक कट्टरता है, वो बहुत बढ़ रही है, जिसके कारण टूरिस्ट नहीं आ रहे, जिसके कारण वहां पर समस्याएं आ रही हैं। तो अब इससे इन सब चीजों से जोड़िए कि आज से मात्र कुछ समय पहले जहां पर टूरिज्म जो था वो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वहां पर आतंकवादी जुट रहे थे, जहां पर कट्टरपंथी जुट रहे थे, और वहां हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो पहुंचते हैं, शॉर्ट्स पहन के साइकिल चलाते हैं, वहां पर लोगों से मिलते हैं, और मतलब देखिए कितने मतलब बेतकल्लुफ नजर आते हैं। मतलब भारत में जितना उनके सिर पर बोझ रहता है लोकतंत्र को बचाने का, वहां पर लगता है कि मतलब राहुल गांधी जो वास्तव में है, जो राहुल गांधी का जो असली रूप है वो सामने देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे है, ये दर्शक देखकर समझ सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं।
पर चंद्र प्रकाश जी, जैसे कि मलेशिया में जाकिर नाइक रहता है, भगौड़ा है, वहां बैठा हुआ है। उसके साथ तो राहुल गांधी के गुरु दिग्विजय सिंह के भी बड़े करीबी रिश्ते थे, कितनी बार मंच पर वो साथ नजर आए थे। और यूपी के जमाने में वो कैसे आईएएस के ट्रेनीज को ट्रेनिंग दिया करते थे, वहां जाके प्रवचन देते थे, वो किसी से छिपा नहीं है। तो ऐसे में मलेशिया जो फ्रेंडली कंट्री नहीं है भारत का, वहां राहुल गांधी के जाने के पीछे क्या कोई वजह नहीं होगी? देखिए, राहुल गांधी कोई काम बिना कारण नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि राहुल गांधी ने बिल्कुल, क्योंकि उनके नीतिकार, उनके पीछे जो दिमाग चल रहे हैं जिन लोगों के, और बहुत सारे ये कनेक्शन देखे गए कि जहां पर वो जाते हैं, जब किसी देश में जाते हैं, उसके साथ भारत में, चूंकि जैसे उन्होंने एक थ्योरी दी थी, अमेरिका में जाकर कहा था कि केरोसिन बिखरी हुई है, बस केवल एक माचिस की तीली की जरूरत है। तो जब वो जाते हैं तो वो उसी माचिस की तीली का इंतजाम करने जाते हैं, ढेर सारी माचिस की तीलियां बटोरते हैं। हो सकता है कि वैसी ही कोई माचिस की तीली जो है वहां से गई हो और पहलगाम हमला हुआ हो भारत के उस पर। तो ऐसी तीलियां जो है वो निकलती हैं, और उनको हम संपर्क निश्चित रूप से सीधे तौर पर कोई कह नहीं सकता। और जिस तरीके की गुप्त यात्राएं होती हैं, जिस तरीके की सिक्योरिटी छोड़ के वो जाते हैं, मतलब अपने साथ अपनी भारत की एक विपक्ष का नेता, उसको एक मिलने वाला एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिक्योरिटी होती है। जो आप अभी ये चित्र दिखा रही हैं, ये बहरीन का है, जो अभी बहुत पुराना नहीं है, ये जुलाई का है। मतलब ये व्यक्ति हर महीने लगभग विदेश जाता है। बहरीन में गए, ठीक है, बहुत लोग बहरीन जाते हैं, भारत से कोई समस्या नहीं है। आप सिक्योरिटी छोड़कर जाते हो, भाई आपकी सुरक्षा को खतरा होना चाहिए, क्योंकि आप भारत के नेता हो, भारत के तरह तरह के दुश्मन दुनिया भर में हैं। तो लेकिन आप सिक्योरिटी लेके नहीं गए, वहां पर किसी भारतीय व्यक्ति को आप दिखे और उन्होंने आपको आपकी फोटो क्लिक कर ली कि राहुल गांधी जा रहे हैं, और उनकी फोटो देश को पता चली, वरना तो देश को पता भी नहीं चलता कि आपने। और ऐसी कितनी यात्राएं होती होंगी जिनके चित्र हमारे पास नहीं आ पाते होंगे, तो हम जानते ही नहीं है कि भाई कहाँ गए और कैसे गए, क्या हुआ। तो कुल मिलाकर ये बात वही आ रही है कि भैया जब जहां पर आप जाते हो, उसके बाद वहां भारत में जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत क्लियर कट, वो एक देखा जा सकता है वो चीज कि मलेशिया को आपने चुना। मलेशिया के साथ साथ मलेशिया किस तरीके की मतलब तत्वों का इस समय अड्डा बना हुआ है। भाई भारत के प्रति कोई बहुत सौहार्द वहां पे मलेशिया में तो है नहीं। कश्मीर के मुद्दे पर मलेशिया का जो रवैया है वो सबने देखा था कि किस तरीके से धारा 370 के समय भी मलेशिया जो था उनको उन 2-3 गिने चुने देशों में था जिन्होंने धारा 370 हटाने का विरोध किया था। तो उसके बाद जब पाम ऑयल का भारत चूंकि उनसे खरीदता है, पाम ऑयल का भारत ने एक इंपोर्ट करना कम कर दिया या बंद कर दिया, तो उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि उनकी भी तो अर्थव्यवस्था उसी पे चल रही है। तो वो लाइन पे आ गए। लेकिन अब राहुल गांधी को कौन रोक सकता है? अभी राहुल गांधी के वहां पर मित्र होंगे तभी तो गए, अकेले तो कोई ऐसे जाता नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और दूसरा आप ये देखो ना कि बिहार में किस तरह की राजनीति कर रहे थे वो। उसके बाद असम का ट्रेलर भी हमने देख लिया, कैसे इसी टूल किट से जुड़े लोगों ने वहां जाके जमावड़ा कर लिया। और फिर वहां पर आप देखिए मदनी चाचा भतीजा भी दोनों वहां पहुंच गए, किस तरह का रायता फैलाया जा रहा है वहां पर। और ऐसे में मलेशिया जो कि फ्रेंडली कंट्री नहीं है, जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, वहां पर जाकिर नाइक पहुंचा हुआ है, वहां पर छिपा बैठा है, और राहुल गांधी ने वही देश चुना। राहुल गांधी तो यूएस और यूके जाते थे, अचानक से वो इन देशों की तरफ क्यों आकर्षित होने लगे? या वहां पर ये माना जाए कि बड़े आसानी से बहुत से लोगों से मुलाकातें हो सकती हैं? क्या हम ऐसे भी सोच सकते हैं? अगर कांग्रेस इस पर सफाई नहीं देगी चंद्र प्रकाश जी, तो आम लोग तो यही सोचेंगे। कांग्रेस तो सफाई नहीं देगी, लेकिन देखिए इस समय जिस तरीके का कंसोलिडेशन पूरे विश्व में हो रहा है, हमको उससे जोड़कर देखना चाहिए। एक अनुमान होगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सच होगा या यही हो रहा है, लेकिन चीजों को कनेक्टिंग द डॉट्स जो एक कहा जाता है कि भाई आप किस तरीके से चीजों को, पहलगाम का हमला हमने देखा, उससे मलेशिया का नाम जुड़ा, मलेशिया की सरकार या मलेशिया का कोई संस्थान उससे जुड़ा होगा, ऐसा कहने की मेरी नीयत नहीं है। लेकिन मलेशिया में कुछ इंडिविजुअल्स या कुछ संस्थाएं हैं जिनकी रुचि है भारत में आग लगाने में। राहुल गांधी अगर वहां जाते हैं, विपक्ष के नेता, एक सामान्य व्यक्ति या एक सामान्य सांसद नहीं है। पहले तो उनका एक तरह की छूट थी कि भाई एक सामान्य व्यक्ति हो, आप जहां जाओ, जहां आपकी इच्छा है, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अब आप एक प्रोटोकॉल से बधे हुए एक जिम्मेदार पद पे भी हो, जिससे तो वहां पर आपसे अगर जा रहे हो तो निश्चित रूप से आपका एक तरह का कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी वहां की संस्थाओं से, वहां के व्यक्तियों से। अब वहां की जो संस्था और व्यक्ति हैं, उनकी रुचि भारत में किस चीज को लेकर होगी कि भाई देखिए इस समय अवैध वोटरों को जब निकालने की कार्रवाई होती है, जब उनका डिपोर्टेशन होता है, तो ये सब चीजें जो होती हैं
वो कहीं ना कहीं जाकर उस इस्लामिक जो एक पूरा एक गुटबंदी है उसको परेशान करने वाली चीजें हैं। जैसे कि भारत का एक मुसलमान जिसको कोई लेना देना नहीं है वो गाजा से प्रभावित होता है, वैसे दुनिया का कोई मुसलमान जो होता है वो कश्मीर से प्रभावित होता है, वो असम से प्रभावित हो सकता है। तो अगर भारत की विपक्ष का कोई नेता जाकर उनको ये बताएगा कि जी भारत में बहुत गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, तो निश्चित रूप से वहां से उसको किसी न किसी तरह की सहायता मिलेगी। वो सहायता राजनीतिक और कूटनीतिक भी हो सकती है और वो सहायता उस तरीके की भी हो सकती है जिस तरीके की पहलगाम में देखी गई। तो अब राहुल गांधी किस तरीके की गोलबंदी कर रहे हैं, या इस तरीके की गोलबंदी करने वाले कुछ लोगों से मिल रहे हैं, या किसी तरीके का कोई एक गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो वही बता पाएंगे, क्योंकि शायद उनकी पार्टी को भी नहीं पता होगा। उनकी पार्टी वाले भी कितने लोग जानते होंगे, हम सभी जानते हैं, क्योंकि वो भी तो एक तरह से लाचार ही होते हैं। उनकी पार्टी वाले भी छिपाने की कोशिश करते हैं। आप डोकलाम के टाइम में जब चाइना के एम्बेसडर के घर में वो चाय पार्टी कर रहे थे, तो उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं ने तो कहा था कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, वो तो वेबसाइट पर आ गया था। जो चाइना का एम्बेसडर का जो अकाउंट है उस पर फोटोग्राफ्स आ गई थी, तब जाकर उनको कहना पड़ा था, वहां गए थे। लेकिन वो वहां पर पूछ रहे थे कि डोकलाम की स्थिति क्या है, चाइना के एम्बेसडर से अपडेट ले रहे थे, अपनी सरकार से अपडेट नहीं लेते हैं वो। तो यहाँ पर जाने के पीछे कोई ना कोई मकसद तो हो सकता है सर, क्योंकि असम का विधानसभा चुनाव नाक का सवाल बन गया है कांग्रेस के लिए। येन केन प्रकारेण वो चुनाव उनको जीतना है, और वहां पर जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने एसआईआर के मुद्दे पर सबसे ज्यादा शोर मचाया, और अब जब 10 तारीख को बैठक होने जा रही है उसके बाद तो उनके पास काफी कुछ होगा उनके पास मुद्दे उठाने के लिए, क्योंकि जो चुनाव आयोग ने कहा था कि सबूत है तो भाई हलफनामा दे दो, लिख कर दे दो, साइन कर दो, तो वो तो किया नहीं उन्होंने। तो अब आपको लगता है कि वापस लौटेंगे तो फिर कुछ बड़ी बड़ी बातें या कोई और रायता फैलाएंगे? देखिए, अब एसआईआर की गाड़ी चल चुकी है, उसको राहुल गांधी अब उसको रोक नहीं सकते। ये उनको भी समझ में आ रहा होगा, उनके नीतिकारों को भी समझ में आ रहा होगा कि भाई अब आप सुप्रीम कोर्ट से उस लड़ाई को हार चुके हो। भारत में जो लोकतांत्रिक तरीके हैं विरोध दर्ज कराने के, उन सब तरीकों को आप वैसे ही एग्जॉस्ट कर चुके हो बिहार में। अब आपके पास तरीके क्या हैं? संभवतः इसी तरीके के तरीके हो सकते हैं कि भाई किसी तरीके की कानून व्यवस्था की गड़बड़ी करा दो, किसी तरीके की चिकन नेक की, जो बार बार उनके संबंधित लोग और उनके ही एक राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का एक समर्थन कर रहे एक ऑस्ट्रिया के एक इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने अभी ट्वीट किया जिसमें उन्होंने भारत के टुकड़े टुकड़े, जिसमें असम भी अलग था और भारत के भी कई सारे इस्लामिक कंट्री उसमें दिखाई दे रहे हैं उनके उस नक्शे के, काल्पनिक नक्शे के अनुसार। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी की जो या उनकी जो नीतिकारों की जो पूरी तैयारी है, उस तैयारी में अब एक चीज उनको सब ये समझ में आ रहा होगा कि भाई एसआईआर की गाड़ी अब उनसे छूट चुकी है, अब ये होके रहेगा। अब वोटर पुनरीक्षण होगा, उनके रोकने से कोई एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं बंद होगी। तो आगे चल के अभी तो 56 लाख 58 लाख जो भी 68 लाख जो कहे बताए जा रहे हैं कि लोग हटाए जाएंगे वहां पे मतदाता सूचियों से, और आगे चल के उनका भारत से निकालने की भी कार्रवाई होगी। तो अभी आप सोचिए कि अगर सिर्फ बिहार में इतने हैं तो असम में कितने होंगे, और बंगाल में कितने होंगे, उत्तर प्रदेश में कितने होंगे, और बाकी राज्यों में कितने होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं राज्यों में वो केंद्रित हैं, वो मध्य प्रदेश में भी जाकर बैठे हुए हैं, वो केरल में भी जाकर बैठे हुए हैं, और वो अन्य जो बाकी राज्य हैं उनमें भी अलग अलग रूपों में है। तो अब इसमें बात आती है कि भाई देखिए, एक महीने की एक पीछे का जो नाटक था राहुल गांधी का, अब वो करीब करीब उसकी हवा निकल चुकी है। तो राहुल गांधी अब कुछ इस तरीके का करेंगे, और बस वही इसमें बात आती है कि भाई देखिए, अब चुनाव आयोग किस तरीके से एसआईआर को शेड्यूल करता है, किस आगे पूरे जो राष्ट्रव्यापी जो एसआईआर होगा, बिहार चुनाव के परिणाम क्या होते हैं, आगे चल के बंगाल और तमाम सारी जगहों पर उनको जो सो कॉल्ड जो उनकी सहयोगी दल हैं, चाहे वो यहाँ पर आरजेडी बिहार में हो, बंगाल में तृणमूल को भी उनकी सहयोगी ही मानिए, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, तो इस तरीके की जितने भी इनके सो कॉल्ड जो इनके वैचारिक सहयोगी हैं, आगे चल के क्या करते हैं अब ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये सब जब गुट मिलता है, जब सारी इनकी बारात जुटती है, तभी जाकर ये राहुल गांधी दूल्हा बनते हैं। तो अब ये लड़ाई उनके लिए कठिन से कठिनतर होती जा रही है, ये भी बात अब उनको समझ में आ रही होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी हरी झंडी मिल गई है कि जो इस देश में जो मर गए हैं लोग सर, उनके नाम क्यों जोड़े जाएं? जिनके डबल 2-2 जगह पर नाम है या 3-3 जगह पर नाम है, उनके नाम भी क्यों जोड़े जाएं? तो ये तो सबसे बड़ा सवाल है। पवन खेड़ा का भी इसी बहाने, पवन खेड़ा और उनकी पत्नी का भी शुद्धिकरण हो जाएगा। भाई 2-2 वोट क्यों हो उनका? सर बहुत से लोगों का शुद्धिकरण होगा, उसमें कांग्रेस के भी होंगे, बीजेपी के भी होंगे, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के भी होंगे। लेकिन क्या है ना कि जो अवैध तरीके से भारत में बस गए हैं घुसपैठिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए, मुद्दा तो उनका है।
ममता बनर्जी को भी मिर्ची लग रही है और ज्यादा लगेगी, क्योंकि उनका तो वोटर है ही वो, उनके बलबूते पर ही वो जीतती हैं, और असम में कांग्रेस का वोट बैंक भी सबसे ज्यादा वही है। तो इसलिए अब देखते हैं चुनाव आयोग किस तरह से कार्रवाई करता है और किस तरह से ये लोग नए सिरे से विरोध करते हैं चुनाव आयोग का। आपने सर समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद, जय श्री राम।